Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel SLS Academy. I am your physics teacher. Today we are going to discuss about 11th class physics chapter number 1, that is physical quantities and measurement. आज का हमारा टॉपिक है dimensions of physical quantities. Physical quantities के बारे में स्टूडेंट्स आपको पहले से ही पता है कि all measurable quantities are called physical quantities. ऐसी जितनी भी क्वांटिटीज़ जिनको हम मैयर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं. फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम वगैरह. उसके बाद आ जाता है डायमेंशंस. तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि डायमेंशन क्या होती है. डायमेंशन जो है ये एक नया कंसेप्ट है. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ इन द टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ बेस क्वांटिटी इज़ कॉल्ड डायमेंशन. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी की पावर में लिखना ये हमारे पास डायमेंशन कहलाता है. इससे पहले जब हमने बेस क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटी को पढ़ा था तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं वो बेस क्वांटिटी से मिलके बनती हैं. अब डायमेंशन में ये है कि किसी भी फिजिकल या ड्राइव्ड क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी की पावर की टर्म में रिप्रेजेंट करना जो है वो हमारे पास डायमेंशन कहलाता है. ये वाली डेफिनेशन आप लोग की बुक में नहीं है तो आप ये नोट कर लें, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है. नेक्स्ट है हमारे पास डायमेंशन एनालिसिस. डायमेंशन एनालिसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डायमेंशन वाले कंसेप्ट को यूज़ करते हुए दो फिजिकल क्वांटिटी या दो से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी के दरमियान रिलेशन फाइंड करते हैं. और इसमें ना सिर्फ हम डायमेंशन वाले कंसेप्ट को यूटिलाइज़ करते हैं बल्कि यूनिट्स को भी यूज़ करते हैं. तो इसकी डेफिनेशन भी आपकी बुक में नहीं है, इसे भी नोट कर लें. द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज़ विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस एंड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इज़ कॉल्ड डायमेंशन एनालिसिस. यानी कि रिलेशनशिप फाइंड करना है दो फिजिकल या दो से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी के दरमियान with the help of what dimensions and units of measurement is called dimension analysis. It denotes the qualitative nature of physical quantity. अच्छा बच्चों, इससे पहले जो चैप्टर हमने अभी तक पढ़ा है उसमें हम क्वांटिटेटिव जो रिलेशन है या क्वांटिटेटिव नेचर है फिजिकल क्वांटिटी की उसको डिस्कस कर रहे थे. हमने पढ़ा था कि जो फिज़िक्स है वो एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन बेस्ड साइंस है और उसमें ऑब्जर्वेशन जो है वो टू टाइप्स की होती हैं. क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन भी होती हैं, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस भी होती हैं. तो इससे पहले सिर्फ हम क्वांटिटी वाले कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे थे. अब ये जो डायमेंशन है ना ये क्वालिटेटिव नेचर वाले कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं. तो इस चीज़ को हम मिसाल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, ये जो चारों पांचों चीज़ें हैं ये सारी क्या हैं? ये सारी फासला है ना, डिस्टेंस की बात हो रही है ना. किसी भी चीज़ की लंबाई, चौड़ाई, हाइट, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये फासला है ना. इनको हम मीटर के अंदर मैयर करते हैं बिकॉज दे हैव सेम नेचर सो दे हैव द सेम डायमेंशन. क्योंकि इनकी नेचर एक ही है, ये सारी चीज़ें एक ही हैं. लेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, हाइट, ये सारी जो हैं ये सारी फासले को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इसलिए हम इन्हें मीटर के अंदर मैयर करते हैं और इन सब चीज़ों की जो डायमेंशन है वो भी सेम होगी. अब डायमेंशन क्यों सेम होगी? डायमेंशन इसलिए सेम होगी क्योंकि इन सब चीज़ों की क्वालिटी, इन सब चीज़ों की जो नेचर है वो सेम है, इसलिए इनकी डायमेंशन सेम होगी. और दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि जिन क्वांटिटीज़ की डायमेंशन सेम होती है उनके पास क्वालिटी या नेचर जो है वो सेम होती है. इसके बाद आ जाता है रिप्रेजेंटेशन. अब हम देख लेते हैं कि डायमेंशन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज़ ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट. तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को हम इस तरह से लिखते हैं कि उसकी सिंबल को कैपिटल लेटर के अंदर लेकर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं और ये उसकी डायमेंशन होती है. उसके बाद आ जाता है हमारे पास डायमेंशन ऑफ बेस क्वांटिटी. अब हम कुछ बेस क्वांटिटीज़ की डायमेंशन देख लेते हैं. हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज़ होती हैं और उनकी डायमेंशन इस तरह से हैं कि लेंथ की डायमेंशन होगी L विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल L, मास की होगी M, टाइम की T, इलेक्ट्रिक करंट की I. टेम्परेचर के लिए हम, क्योंकि टेम्परेचर का जो यूनिट है वो केल्विन होता है, तो अगर केल्विन का सिंबल देखें तो वो कैपिटल K आएगा और उसे विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट लिखकर हम उसकी डायमेंशन K ले सकते हैं. इस तरह से थीटा भी हो सकता है इसकी डायमेंशन. और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए J है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए N है, कैपिटल N. नेक्स्ट है हमारे पास डायमेंशन ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज़. इससे पहले जब हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिन्हें हम बेस क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड करके फाइंड करते हैं. अगर अब हम उनकी डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो डायमेंशंस को भी हम बेस क्वांटिटी की डायमेंशन को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके ड्राइव्ड क्वांटिटी की डायमेंशन निकाल सकते हैं. So dimensions of derived quantities are obtained by multiplication or division of the dimensions of base quantities. अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं. अगर एरिया की डायमेंशन की बात करें तो एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ क्रॉस विड्थ. अब विड्थ क्या है? विड्थ भी एक लेंथ है, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया कि जितने भी किस्म के फासले, लेंथ, विड्थ होती हैं ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ के अंदर आ जाती है, लेंथ के अंदर, डिस्टेंस के अंदर. तो फिर हम विड्थ को भी L ही ले लेंगे एज अ डायमेंशन
और ये भी एल है, ये भी एल है, तो ये हो जाएगा एल का स्क्वायर। इसी तरह अगर हम वॉल्यूम की डायमेंशन की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है, विड्थ क्रॉस हाइट क्रॉस लेंथ, ये भी तीनों एक ही इसमें आ जाती है, नेचर की हो जाती हैं, एक ही क्वालिटी है इनकी। इनको तीनों को हम मीटर के अंदर ही मेजर करते हैं, इसलिए इनकी जो डायमेंशन होगी वो भी होगी एल। तो तीनों के लिए एल आ जाएगा, एल का क्यूब आ जाएगा वॉल्यूम की डायमेंशन। अब अगर वेलोसिटी की डायमेंशन की बात करें तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस की डायमेंशन भी लेंथ की ही डायमेंशन होगी, एल होगा, और नीचे टी है, टी जब ऊपर जाएगा तो एल टी -1। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी की डायमेंशन हमने अभी निकाली है एल टी -1 बाय टी, तो ये मिलके हो जाएगा एल टी -2। अब इसके बाद हमारे पास कुछ रिलेटेबल टर्म्स हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है डायमेंशन वेरिएबल्स। अब डायमेंशन वेरिएबल्स नाम से पता चल रहा है कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके पास डायमेंशन भी हो और उनका जो मैग्नीट्यूड है वो वेरी कर रहा हो, यानी मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, उन क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं, डायमेंशन वेरिएबल्स। दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट हैव डायमेंशंस एंड हैव वेरिएबल मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड डायमेंशन वेरिएबल्स। इसकी एग्जांपल हमारे पास है लेंथ, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन एंड एनर्जी। अब ये जो सारी चीज़ें हैं इनके साथ क्या है, इनके पास डायमेंशन भी हैं और इनके जो मैग्नीट्यूड है वो भी वेरी कर रहा है। अब जिस तरह से लेंथ है तो वो किसी चीज़ की लेंथ 5 मीटर होगी, किसी की 8 मीटर, 10 मीटर, 7 मीटर, तो डिफरेंट लेंथ डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ वेरी करती है। तो ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है। इसी तरह वेलोसिटी भी वेरी होती है, फोर्स भी वेरी होती है, एक्सेलरेशन भी, एनर्जी भी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये अपने मैग्नीट्यूड में तो वेरी होती है और इनके पास डायमेंशंस भी होती हैं, तो इसलिए हम इनको कहते हैं डायमेंशन वेरिएबल्स। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डायमेंशन कॉन्स्टेंट्स। तो ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके पास डायमेंशन तो होती है लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो वेरी नहीं करता, वो कॉन्स्टेंट रहता है, फिक्स होता है। तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट हैव डायमेंशंस एंड कॉन्स्टेंट इन मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड डायमेंशन कॉन्स्टेंट्स। अब इनकी एग्जांपल किस तरह से है कि प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, एच, उसके बाद ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, या आपने न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ के अंदर पढ़ा था, F=G m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। और उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है कि ये कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इसकी वैल्यू होती है, तो ये भी एक कांस्टेंट है। और उसके बाद आइडियल गैस कांस्टेंट। तो इस तरह के जो कांस्टेंट्स हैं हमारे पास ये सारे डायमेंशन कांस्टेंट में आ जाते हैं, यानी इन सारे कांस्टेंट्स के पास डायमेंशन भी होती है लेकिन ये कांस्टेंट होते हैं क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड जो होता है वो वेरी नहीं करता, वो फिक्स होता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। अब ये इस तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके पास डायमेंशन भी नहीं होती और इनका मैग्नीट्यूड भी वेरी कर रहा होता है। तो इसमें आ जाएगा कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट हैव नो डायमेंशंस एंड वेरिएबल मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। अब इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, स्ट्रेन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये हमारे पास डायमेंशनलेस वेरिएबल के अंदर है। अगर हम अब सॉलिड या प्लेन एंगल की बात करें तो हमारे पास ये फार्मूला होता है S=R थीटा, थीटा S/R। अब S क्या है, S है डिस्टेंस, R क्या है, R है रेडियस। तो अगर इन दोनों को देखा जाए तो ये दोनों एक ही नेचर के हैं, दोनों लेंथ ही की डायमेंशन ऑब्टेन करेंगे। तो ये दोनों के लिए लेंथ वाली डायमेंशन आ जाएगी जो कि आपस में कट जाएगी और क्या आएगा, नो डायमेंशन। तो इसके पास डायमेंशन नहीं होती क्योंकि ये एक डायमेंशनलेस वेरिएबल है। और वेरिएबल किस तरह से है कि हमारे पास जो एंगल है वो वेरी कर रहे होते हैं, कोई एंगल फिक्स तो नहीं होगा ना, 45 डिग्री, 90, हर चीज़ का एंगल अलग अलग होता है, 30, 90, 45, इतने सारे हमने एंगल पढ़े हैं, 180, 360, 0 डिग्री। तो ये जो सारे एंगल हैं ये एंगल हर चीज़ के हिसाब से वेरी कर रहा होता है, इसलिए ये क्या है, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। अब ऐसे कांस्टेंट्स जो डायमेंशनलेस है, कांस्टेंट तो वो हैं, कांस्टेंट होने से पता चला उनका मैग्नीट्यूड वेरी नहीं कर रहा, लेकिन वो डायमेंशनलेस भी हैं, उनके पास डायमेंशन भी नहीं होती। तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट हैव नो डायमेंशंस एंड कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। अब इनकी मिसाल क्या है, हमारे पास जो प्योर नंबर होते हैं, हमारी जो काउंटिंग के नंबर होते हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक आप जा सकते हैं। एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट हो गया E जिसकी वैल्यू होती है 2.718, या फिर पाई जिसको आप मैथ या फिजिक्स दोनों में यूज़ करते हैं, 3.14 इसकी वैल्यू है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या है, हमारे पास डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास डायमेंशन इज एन अलजेब्रिक क्वांटिटी और कैन बी टेकन एज अलजेब्रिक क्वांटिटी, मीन्स दैट क्वांटिटीज कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड ओनली इफ दे हैव सेम डायमेंशंस। तो अब इस बात का ये मतलब हुआ कि अब कोई भी दो क्वांटिटीज़ को हम तब ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उनके पास सेम डायमेंशन हो। अब ये क्या होगी, कंडीशन आ गई हमें फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए कि अगर हम दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को आपस में अलजेब्रिक ऑपरेशन के ज़रिए ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या ज़रूरी है
कि दोनों की डायमेंशन सेम हो। उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशंस। अब डायमेंशन वाला जो हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसका कोई ना कोई फ़ायदा होता है। तो इस कंसेप्ट को क्यों इंट्रोड्यूस कराया गया, इसके दो फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा है वी कैन चेक द होमोजिनिटी ऑफ एन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन की होमोजिनिटी। अब होमोजिनिटी क्या होती है? होमोजिनिटी होता है बच्चों किसी भी इक्वेशन का सेम होना, सेम इन द सेंस ऑफ डायमेंशन। यानी कि एक इक्वेशन किस तरह से हमारे पास होती है कि उसमें एक लेफ्ट साइड पे कुछ टर्म्स होती हैं, कुछ टर्म्स राइट साइड पे होती हैं, दरमियान में इक्वल का सिंबल होता है, तो ये एक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन का होमोजीनियस होने का ये मतलब है कि दोनों साइड्स की, जो लेफ्ट साइड की और राइट साइड की जो भी टर्म्स हैं, वो सारी टर्म्स के पास जो डायमेंशन है वो सेम होगी, एक जैसी होगी। जब एक जैसी डायमेंशन होगी, इसका मतलब हमारी वो इक्वेशन, वो रिलेशन क्या है? होमोजीनियस है। तो अब किसी भी इक्वेशन या रिलेशन की होमोजेनिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? डायमेंशन के कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं, डायमेंशन एनालिसिस यूज़ करते हैं। दूसरा फ़ायदा हमारे पास ये है कि ड्राइव अ पॉसिबल फार्मूला एंड इट्स यूनिट। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम अगर मेजर करना चाहते हैं और उसकी एग्जैक्ट वैल्यू या एग्जैक्ट फार्मूला, एग्जैक्ट रिलेशन हमें उसके लिए नहीं पता, तो हम एक पॉसिबल और एक मिलता जुलता रिलेटिवली कंपेरेबल हम उसका फार्मूला निकाल सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस के कंसेप्ट को यूज़ करते हुए। पहले हम देख लेते हैं किस तरह से हम होमोजेनिटी निकालते हैं, होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन। तो इसमें एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियस है जिसकी स्टेटमेंट है द डायमेंशन ऑफ ईच द टर्म्स ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन ऑन द बोथ साइड्स आर सेम। अगर एक डायमेंशनल इक्वेशन है, यानी एक इक्वेशन है, एक रिलेशन है, और उसकी दोनों साइड्स पर जो डायमेंशन है हर टर्म की, अगर वो सेम होगी, तो ये क्या है? वो इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रही है। इफ़ एन इक्वेशन फॉलो दिस प्रिंसिपल, और अगर वो इक्वेशन फॉलो कर रही है, देन इसका क्या मतलब हुआ? इट इज़ करेक्ट, अदरवाइज इट कैन नॉट कंसिडर्ड एज फिजिकली करेक्ट इक्वेशन। तो ये जो प्रिंसिपल है, अगर इसको हमारी इक्वेशन फॉलो कर रही है, इसका मतलब है हमारी इक्वेशन करेक्ट है, अदरवाइज इट इज़ नॉट फिजिकली करेक्ट, इट इज़ नॉट फिजिकली एक्सेप्टेबल। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब ये है कि हम जितनी भी फिजिक्स के अंदर इक्वेशन पढ़ते हैं, जो भी आपने आज तक इक्वेशंस पढ़ी हैं, वो सारी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रही हैं, क्योंकि अगर वो फॉलो ना कर रही होती तो हम उन्हें इस्तेमाल ही ना करते, हम उनको यूटिलाइज ही ना करते। अब इसके लिए एक मिसाल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी थी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब इसकी होमोजेनिटी चेक करते हैं, क्या ये करेक्ट है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए यही करेंगे ना कि दोनों साइड्स की डायमेंशन को चेक करेंगे, और अगर दोनों साइड्स पर डायमेंशन इक्वल आ जाती हैं, तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन जो है डायमेंशनली और फिजिकली करेक्ट है, एक्सेप्टेबल है। तो सबसे पहले क्या है? वी एफ है लेफ्ट साइड पे, इसकी डायमेंशन निकालते हैं, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। वी एफ क्या है? वी वेलोसिटी है, और पीछे हमने अभी डिस्कस किया कि इसकी डायमेंशन क्या होगी? एल टी माइनस वन, बिकॉज ये होती है डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस के लिए एल आएगा, टाइम नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके टी माइनस वन, तो ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। अब अगर हम राइट साइड पे देखें तो क्या है? वी आई प्लस ए टी। अब वी आई क्या है हमारे पास? वी आई भी वेलोसिटी है, तो इसकी डायमेंशन भी एल टी माइनस वन होगी, प्लस वैसे आ जाएगा। उसके बाद है एक्सेलेरेशन और टाइम का प्रोडक्ट। अब एक्सेलेरेशन की डायमेंशन क्या है? एल टी माइनस टू, और टाइम के लिए क्या डायमेंशन है? टी। जब ये टाइम इस टाइम के साथ मिलेगा -2, और यहाँ पर पावर है +1, तो क्या बन जाएगा? -1, एल टी माइनस वन। तो ये भी एल टी माइनस वन है, ये भी एल टी माइनस वन है, दोनों ऐड हो रहे हैं, तो क्या होगा? जैसे x प्लस एक्स हो, ऐड होकर क्या बनता है? 2x। इस तरह एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस वन आ जाएगा 2LT माइनस वन। तो अब हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है वो ये बन गई। राइट हैंड साइड का आंसर ये आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का ये आ गया। अब अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो क्या ये इक्वल हैं? जी, ये इक्वल हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम यहाँ पर तो 2 आ रहा है और वहाँ पर ऐसा कोई कांस्टेंट नहीं है, तो ये किस तरह से इक्वल है? ये इस तरह से इक्वल है कि ये जो 2 है ये एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जो डायमेंशन लेस कांस्टेंट होते हैं उनमें 1 2 3 ये सारे नंबर्स आ जाते हैं, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। जब इसकी डायमेंशन ही नहीं है, इसका मतलब है कि नो डायमेंशन है, तो सिर्फ एल टी माइनस वन है और ये भी एल टी माइनस वन है, दोनों साइड इक्वल हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन जो है वो इक्वल है, इसका मतलब है ये इक्वेशन जो है वो फिजिकली और डायमेंशनली करेक्ट है, एक्सेप्टेबल है। तो इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस, होमोजेनिटी को चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास टू ड्राइव अ पॉसिबल फार्मूला। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उसका एक एडवांटेजेस ये भी है डायमेंशन का कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो पॉसिबल फार्मूला है वो निकाल सकते हैं। अब वो किस तरह से निकाल सकते हैं? वो इस तरह से निकाल सकते हैं, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का हम फार्मूला निकालना चाहते हैं उसके लिए हमें पहले से कुछ फैक्टर्स का अंदाज़ा होना चाहिए, एस्टिमेशन होनी चाहिए कुछ फैक्टर्स के बारे में जिस पर वो फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड कर रही है। अब यहाँ पर वो एस्टिमेशन वाला कंसेप्ट यूटिलाइज होगा जो हमने शुरू में फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एस्टिमेशन क्यों ज़रूरी है। तो अब इसलिए ज़रूरी है वो कि हमें उन फैक्टर्स का अंदाज़ा होना चाहिए जिन पर वो फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड कर रही है।
To derive a relation for a physical quantity, we have to guess some factors on which physical quantity depends. तो हम मिसाल के तौर पर वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव निकालना चाहते हैं, लैम्डा निकालना चाहते हैं मैटर वेव्स के लिए, तो क्या करेंगे हम, उसके वो फैक्टर्स पहले देखते हैं कि कौन से फैक्टर पर ये फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड कर रही है। तो हमारा जो ये लैम्डा है डिपेंड कर रहा है एच प्लैंक कांस्टेंट पर, एम मैस पर और वी वेलोसिटी पर। अब ये जो तीनों कांस्टेंट है, अब ये हमें कैसे पता चले, ये हमें पता चलते हैं एक्सपेरिमेंट से। अभी आप लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ा, हायर स्टैंडर्ड में जाकर अब जब ये एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से वेवलेंथ तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अभी फ़िलहाल आप सिर्फ इन्हें याद रख लें कि ये एच, एम और वी पर डिपेंड कर रही है लैम्डा, तो ये इन तीनों पर डिपेंड करी, इसका मतलब है इन तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अब हम कोई ना कोई इनकी पावर्स ले लेंगे, एच की पावर ले लेते हैं ए, एम की पावर बी और वी की पावर सी। ये वाला काम हमने हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए कर लेना है। जिस भी फिजिकल क्वांटिटी की हम डायमेंशन फाइंड करना चाह रहे हैं, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम पॉसिबल फार्मूला फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हम ये करेंगे कि उस फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखेंगे उन फैक्टर्स के जिन पर वो डिपेंड कर रही है, और उन तीनों फैक्टर, ये चारों पाँचों जितने भी फैक्टर होंगे, उन सब की पावर्स कंसीडर कर लेंगे अपनी तरफ से। जैसे हमने यहाँ पर कंसीडर कर ली, एच के लिए ए है, एम के लिए बी है, वी के लिए सी है। तो अब अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या होता है हमारे पास, इक्वालिटी लाने के लिए हम कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर इक्वल आ गया और यहाँ पर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो गया, और ये इसी तरह से एच की पावर ए, एम की पावर बी, वी की पावर सी, और ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि हमने इन ए, बी, सी की वैल्यूज़ निकालनी है विद यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस क्या है कि हमने इस इक्वेशन के अंदर इन सारे फैक्टर्स की डायमेंशन पुट करनी है। तो लैम्डा की क्या डायमेंशन होगी, लैम्डा क्या है, वेव लेंथ है, वेव लेंथ यानी वेव की लेंथ, एक लेंथ ही है ना, डिस्टेंस ही है, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल एल विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट तो हमें पता ही नहीं है तो इसको वैसे ही कांस्टेंट लिख देते हैं। अब एच की डायमेंशन क्या है हमारे पास, एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, और उसकी पावर क्या थी ए। उसके बाद एम क्या है, मैस की डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल एम, और वेलोसिटी की क्या डायमेंशन है, एल टी माइनस 1 की पावर सी। अब जो ये एच की डायमेंशन है ये आप लोगों ने नहीं पढ़ी हुई, तो ये मैं आपको बता देती हूँ। एक फार्मूला होता है E इज इक्वल टू एच एफ, ये है प्लैंक क्वांटम थ्योरी, ये भी आप लोगों ने अभी डिस्कस नहीं किया, हायर स्टैंडर्ड में जाके आप लोग पढ़ लेंगे इसको। तो ये जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी है उसमें एक फार्मूला हमें मिलता है, वो होता है E इज इक्वल टू एच एफ। एच जो है ये प्लैंक कांस्टेंट है, ई हमारे पास एनर्जी है, और एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से हम एच साइड पे कर लेंगे, ई ओवर एफ आ जाएगा। अब एनर्जी क्या होती है, एनर्जी जो है वो होती है एबिलिटी टू डू वर्क, तो इसका मतलब है जो एनर्जी है इन शॉर्ट वो वर्क ही है। वर्क क्या होता है, एफ डी। तो इसका मतलब है एनर्जी की डायमेंशन निकालने के लिए हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन पता होनी चाहिए, और नीचे क्या हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एफ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ एफ होता है एम ए। एम की डायमेंशन क्या है, कैपिटल एम, और ए क्या है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन है एल टी माइनस 2, तो ये एम ए की जगह आ गया एम एल टी माइनस 2। अब डिस्प्लेसमेंट रह गया, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन होती है एल, और नीचे क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो टाइम की डायमेंशन टी होती है, और अगर हम इसको फ्रीक्वेंसी के अंदर ले जाएं तो टी जो है 1/t हो जाएगा, और टी ऊपर जाके t-1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन लिखी है t-1। अब जब ये ऊपर जाके आपस में सॉल्व होंगे तो ये बन जाएगा ml स्क्वायर t-1। ये होगी हमारे पास एच की डायमेंशन। इस तरह से हम एच की डायमेंशन निकालते हैं। अब क्या किया है हम लोगों ने कि ये वाली जो इक्वेशन है ना इसको एम एल टी की टर्म में लिख दिया। यहाँ पर सिर्फ एल है ना, और नॉर्मली हम डायमेंशन को एम एल टी की टर्म में लिखते हैं, तो इस चीज़ को भी हम एम एल टी के अंदर लिखते हैं, क्योंकि ये भी हमारे पास एम एल टी के अंदर है। तो इसको जब एम एल टी के अंदर लेके जाएंगे तो क्या होगा, एम की पावर 0 हो जाएगा, एल की पावर 1 और टी की पावर भी 0। अब हमें पता है किसी भी चीज़ की जो पावर होती है वो 0 हो तो उसका मतलब होता है 1, यानी उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इक्वेशन के अंदर हो या ना हो। इसलिए हमने यहाँ पर m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर 0 लिख दिया इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और यहाँ पर ये किया है कि जब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, तो यहाँ पर m और m ये बेसिस सेम है, पावर क्या है m की a, यहाँ पर b, तो यहाँ पर क्या हो गया a प्लस b। इसी तरह l क्या है, l की पावर यहाँ पर l स्क्वायर है, इसकी पावर a है, तो ये बन जाएगा l2a, और यहाँ पर है c, तो l2a प्लस c। इसी तरह से जो t है उसका क्या है कि t यहाँ पर -1 है तो ये a है, ये हो जाएगा -a, और यहाँ पर -1 है, c है तो -c, यानी कि t की पावर बन जाएगी -a -c। तो ये आ गया, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंपली इक्वेट करना है m को, l को, t को, दोनों साइड्स पर उनकी पावर को आपस में इक्वेट करके इनकी वैल्यूज़ निकाल लेनी है इन कांस्टेंट की a, b और c की। सबसे पहले हम m की पावर को इक्वेट करते हैं, तो m की क्या पावर्स हैं, a प्लस b है, और इस साइड पे क्या है 0, a प्लस b इज इक्वल टू 0, ये इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। उसके बाद l को इक्वेट करते हैं, तो l की क्या पावर है 2a प्लस c, और यहाँ पर है 1
2a प्लस सी इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 4 बन गई। उसके बाद टी है, टी की क्या है, माइनस ए माइनस सी इज इक्वल टू 0, माइनस ए माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन नंबर 5 बन गई। अब अगर हम देखें तो इक्वेशन नंबर जो 4 है उसमें से हम सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। 2a, अगर इस 2a को उठाकर इस साइड पे ले जाएं तो ये हो जाएगा c इज इक्वल टू 1 माइनस 2a, ये इक्वेशन 1 बन गई जिसे मैंने स्मॉल आई से रिप्रेजेंट किया है। और अगर इक्वेशन 5 को देखें तो यहाँ से हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं। माइनस सी इज इक्वल टू ए, जो इस साइड पे माइनस हो रहा है उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस सी इज इक्वल टू ए, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब जो इक्वेशन 1 है उसमें हम अगर ए की वैल्यू पुट कर दें तो सी का आंसर हमारे पास आ जाएगा। सी इज इक्वल टू 1 माइनस 2a है, तो ए की जगह क्या पुट कर देंगे, माइनस सी, क्योंकि हमें यहाँ से पता चला कि ए किसके इक्वल है, माइनस सी के। अगर माइनस सी पुट करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस 2c, तो c इज इक्वल टू 1 प्लस 2c, अगर 2c इधर जाके माइनस होगा तो c माइनस 2c इज इक्वल टू 1, और c माइनस 2c क्या होता है, माइनस c, और इज इक्वल टू 1, c क्या आ गया, माइनस 1। और हमें इक्वेशन 2 से पता है कि a और c जो है आपस में किस तरह से इक्वल है कि c के साथ माइनस आ रहा है, तो अगर ये माइनस, अगर यहाँ पर c की वैल्यू पुट करें, माइनस मल्टीप्लाई हो यहाँ पर जाकर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और a की वैल्यू हो जाएगी 1। इसी तरह हम अगर इक्वेशन 3 से b की वैल्यू निकालना चाहें तो a की वैल्यू पुट कर देंगे, a की जगह आ जाएगा 1 प्लस b इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू माइनस 1। तो अब हमने ये तीनों कांस्टेंट, तीनों पावर्स की वैल्यू निकाली है, इन तीनों पावर्स की वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देना है। इक्वेशन 1 थी हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट h की पावर a, तो a क्या है अब हमारे पास 1 है, तो लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट h की पावर 1, m की पावर क्या थी, m की पावर थी b, अब b का क्या आंसर आया, b का आया -1, तो m की पावर -1, और v क्या था, v की पावर थी c का आंसर आया -1, तो यहाँ पर भी -1। तो ये हमारे पास हो गया लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट h की पावर 1, m की पावर -1, v की पावर भी -1। और अब ये दोनों -1 में है तो इन दोनों को नीचे ले जाते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट h ओवर mv। तो ये हमारे पास एक पॉसिबल फार्मूला निकल आया लैम्डा का, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव के लिए जो पॉसिबल फार्मूला है वो ये निकला है। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट भी बन सकता है इसमें से। जिस तरह से हर चीज़ के फ़ायदे होते हैं उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। तो जो डायमेंशन एनालिसिस या डायमेंशन वाला कंसेप्ट है, इसके जिस तरह हमने अभी फ़ायदे पढ़े, तो अब इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जो मैंने आपकी बुक से लिखी हैं, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली लिमिटेशन है, इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज़ हैविंग सेम डायमेंशन। इस बात का मतलब ये है कि ऐसी दो क्वांटिटीज़, ऐसी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनके पास सेम डायमेंशन होती है, ये जो डायमेंशन एनालिसिस वाला कंसेप्ट है ये इनको डिफ्रेंशिएट नहीं करता, अलग अलग नहीं करता, क्योंकि ये इनको एक जैसा डील करता है। अब मिसाल के तौर पर जैसे हमने लेंथ को पढ़ा था, डिस्टेंस को पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट को पढ़ा था, तो वो उन सब के लिए, हाइट को, विड्थ को, उन सब के लिए वो एक ही डायमेंशन दे रहा था, यानी उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा था। इसका मतलब है हम किसी भी चीज़ की उन चारों पांचों चीज़ों की डायमेंशन दे के ये नहीं बता सकते कि ये यहाँ पर लेंथ की डायमेंशन है, डिस्टेंस की है, डिस्प्लेसमेंट की है, हाइट की है या विड्थ की है। तो इससे ये क्या पता चला हमें कि ये डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा, डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, उन फिजिकल क्वांटिटी के दरमियान जिनके पास सेम डायमेंशन होती है। अब जैसे मिसाल के तौर पर ये है ml² t-2, तो ये एक डायमेंशन है। अब ये डायमेंशन जो है ये वर्क की भी हो सकती है, एनर्जी की भी हो सकती है, टॉर्क की भी हो सकती है। तो इससे हमें देख के ये नहीं पता चलेगा कि ये इन तीनों में से किसकी है, या ये इन तीनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा, मतलब हमें ये डायमेंशन देख के अंदाज़ा नहीं हो रहा कि अब ये वर्क की बात हो रही है, एनर्जी की बात हो रही है या टॉर्क की बात हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास, इट कैन नॉट बी यूज टू ड्राइव अ फार्मूला कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लोगरिथमिक फंक्शन। तो इन तीन टाइप्स के जो फंक्शन है इनके लिए ये कोई भी फार्मूला ड्राइव नहीं करता। जैसे अभी हमने लास्टली एग्जांपल में एक फार्मूला ड्राइव किया था वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव के लिए, तो अगर इस तरह के तीन फंक्शन इन्वॉल्व हों किसी इक्वेशन के अंदर, उसका हम पॉसिबल फार्मूला ड्राइव नहीं कर सकते बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। थर्ड वन इज, इट कैन नॉट डिटरमाइन द डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट व्हेन ड्राइविंग अ पॉसिबल फार्मूला। और ये भी अभी हमने एग्जाम्पल में नोट किया कि वहाँ पर शायद आप लोगों ने नोट किया हो कि जो कॉन्स्टेंट था उसे थ्रू आउट एग्जाम्पल में मैंने कॉन्स्टेंट ही लिखा, मतलब कि उसकी जगह कोई वैल्यू नहीं पुट की, उसको एग्जैक्ट वैसे का वैसे थ्रू आउट एग्जाम्पल में लिखा। इसका मतलब है कि डायमेंशन एनालिसिस हमें कांस्टेंट के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, वो हमें नहीं बता रहा कि यहाँ पर कौन सा कांस्टेंट आना है, जी आना है, के आना है, कौन सा, मतलब हमें उसके बारे में एग्जैक्ट कोई नहीं पता, बस हमें ये पता है कोई ना कोई कांस्टेंट आना है, तो ये उसकी वैल्यू नहीं बता रहा। फोर्थ इसकी लिमिटेशन है कि इट डज नॉट ऑलवेज प्रूव दैट अ रिलेशन इज फिजिकली करेक्ट ऑल्दो रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, हाउएवर अ डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन इज ऑलवेज रॉन्ग।
तो अब इसमें ये बात है कि अगर एक रिलेशन फिजिकली करेक्ट है तो इसका मतलब है कि वो रिलेशन जो है डायमेंशनली भी करेक्ट होगा, यानी कि किसी भी रिलेशन को फिजिकली करेक्ट होने के लिए या एक्सेप्टेबल होने के लिए डायमेंशनली करेक्ट होना ज़रूरी है। दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि किसी भी इक्वेशन को करेक्ट होने के लिए उसकी डायमेंशंस का सेम होना ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर डायमेंशन सेम हो तो वो इक्वेशन फिजिकली करेक्ट हो। तो इस बात को आप ऐसे समझें कि वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी अगर हमारे पास एक इक्वेशन है और उसकी डायमेंशन सेम है तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसकी डायमेंशन सेम है तो वो इक्वेशन करेक्ट भी हो, लेकिन अगर वो इक्वेशन करेक्ट है, हमें बता दिया जाता है कि वो इक्वेशन करेक्ट है, तो फिर ज़रूरी है कि वो इस इक्वेशन की डायमेंशन सेम होंगी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर डायमेंशन के बारे में, जो कि मैंने कोशिश की है कि डिटेल समझा दूँ। आई होप कि आप लोग को समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो इस पर बना दूँगी। थैंक यू सो मच।